हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बजट आ चुका है 2022 का एंड इससे रिलेटेड जो चेंजेस आए हैं उसको मैं कवर करूंगी इस वीडियो में। स्लैब रेट में कोई चेंज नहीं है, बट जिन चीजों में उन्होंने चेंज लाए हैं वो मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी। तो अपन सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड देखते हैं। एक नया जो प्रोविजन ऐड करा गया है 139 सेक्शन में 8A, उसमें ये बताया गया कि अपडेटेड रिटर्न से रिलेटेड प्रोविजन ऐड करा है उनने कि आप जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है उससे 2 साल के अंदर अंदर आप वो रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं। जो आपने रिटर्न फाइल किया है, अगर आपको ऐसा लगता है कि उसमें कुछ चेंज करना है आपको, तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं, मींस रिवाइज कर सकते हैं और एडिशनल जो टैक्स है वो पे कर सकते हैं। बट इससे रिलेटेड जो डिटेल प्रोविजन है वो मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि इसमें कुछ कंडीशंस उन्होंने बताए कि अगर कुछ कुछ कंडीशंस है तब आप अपडेट नहीं कर सकते हो रिटर्न में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपडेट करने के बाद आपका जो लॉस आ रहा है, रिटर्न लॉस आपका बढ़ जाता है या लॉस पहले नहीं था रिटर्न में, बट अब आप जो चेंजेस करेंगे उससे आपका लॉस रिटर्न बन जाएगी, तो आप नहीं कर सकते। तो ऐसे ही कुछ कुछ कंडीशंस उन्होंने डाली है फाइनेंस बिल में, जिसके रिगार्डिंग आप अपडेट नहीं कर सकते। तो वो सिचुएशन के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो अभी तो जो प्रोविजन आया वो है कि अब आप अपडेट कर सकते हैं रिटर्न में। अब ये क्यों लेकर आए हैं? ये इसलिए लेकर आए हैं कि जब आप रिटर्न फाइल कर देते हैं, अगर बाद में आपको ऐसा लगता है कि नहीं इसमें कुछ गड़बड़ है और रिवाइज करने का टाइम भी चला गया है, तो डिपार्टमेंट असेसमेंट निकालता है, फिर असेसमेंट निकलता है, फिर डॉक्यूमेंट्स ओपन होते हैं, चेक होता है, फिर एजुकेशन होते हैं। जो प्रोसेस है असेसमेंट का एंड सेटलमेंट का वो बहुत ही लंबा हो जाता है। तो इसलिए टैक्स पेयर को एक ऑनेस्टी से ये एक ऑप्शन दिया है कि आप अपडेट कर लें अपने रिटर्न को। तो इस वजह से ये प्रावधान लाया गया है कि जो ये असेसमेंट प्रोसीजर है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सके। इसके बाद ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स रेट को रिड्यूस करा गया है, सरचार्ज को रिड्यूस करा गया है, बट किन के लिए? कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एएमटी 18.5% से देना पड़ता है, जबकि कंपनीज का जो मैट रेट है वो 15% है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जो एएमटी रेट है, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, वो 15% ही लगेगा। इसके बाद जो सरचार्ज है, सरचार्ज को भी रिड्यूस किया है फ्रॉम 12% टू 7%। किनके लिए? कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए जिनकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, बट अप टू 10 करोड़ है। इससे क्या होगा? इससे कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड उसके मेंबर अच्छे से काम कर पाएंगे, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी मोस्टली रूरल एंड फार्मिंग कम्युनिटीज होती है। तो उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स को रिड्यूस करा गया है एंड सरचार्ज को रिड्यूस करा है फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। नेक्स्ट जो है टैक्स रिलीफ टू पर्सन विद डिसेबिलिटी। लास्ट बजट में एक स्कीम लेकर आए थे, जिससे आप जो जिनके पेरेंट्स जो डिपेंडेंट है, डिसेबल है, उनके पेरेंट्स और गार्जियन को एक एन्युटी और लमसम अमाउंट मिलता है जब जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है उनकी डेथ हो जाती है। तो अब बजट 2022 में ये ध्यान रखा है कि जब ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ पेरेंट्स और गार्जियन डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को भी पैसों की जरूरत पड़ सकती है, तो जो डेथ के टाइम पे पैसे मिलते, इसके बदले उन्होंने एक और प्रोविजन लेकर आए हैं कि payment of annuity and lump sum amount to the differently able dependent during the lifetime of parent or guardian, that is on parents or guardian attaining the age of 60 years। जैसे ही उनके पेरेंट्स या गार्जियन 60 years अटेन करते हैं, तो एक लम सम अमाउंट या एनुटी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को मिल सकता है। तो ये नया लाए हैं। डेथ के केस में तो लास्ट बजट में आ ही गया था प्रोविजन। इसके बाद पैरिटी बिटवीन एम्प्लॉयज ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट 14% ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है नेशनल पेंशन स्कीम में टायर 1 के, बट जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सिर्फ 10% ही होता है। जो स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है एनपीएस में वो 10% करती है। इनको इक्वल करने के लिए अब ये चेंज लाया है बजट 2022 में कि जो ये 10% है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का, वो भी 14% इंक्रीज कर दिया गया है।
To provide equal treatment to both central and state government employee, Budget 2022 proposes to increase the tax deduction limit from 10% to 14% on employers' contribution to NPS account of state government employee as well. नेक्स्ट है इंसेंटिव फॉर स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स को इंसेंटिव दिया जाता है जो उनके 10 इयर्स फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन है, उन 10 इयर्स में कोई भी 3 कॉन्सिक्यूटिव इयर्स में उनको टैक्स इंसेंटिव मिलता है। बट जो एलिजिबल स्टार्टअप्स हैं वो 31 मार्च 2022 से पहले पहले रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी वो टैक्स इंसेंटिव का बेनिफिट उठा सकते हैं। बट ड्यू टू कोविड पैंडेमिक अब बजट 2022 ने इस जो टाइम लिमिट है 31 मार्च 2022 उसको बढ़ा के 31 मार्च 2023 तक कर दिया। मींस जो स्टार्टअप्स 31 मार्च 2023 से पहले पहले रजिस्टर होते हैं, इनकॉर्पोरेट होते हैं, उनको भी ये टैक्स इंसेंटिव मिलेगा। इंसेंटिव फॉर न्यूली इनकॉर्पोरेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज अंडर कंसेशनल टैक्स रेजिम। सेक्शन 115 BAB मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए है। इसमें कंसेशनल टैक्स रेजिम लाया 15% के हिसाब से। इसकी भी टाइम लिमिट है कि जो 31 मार्च 2023 तक है। बट ड्यू टू पैंडेमिक सिचुएशन बजट 2022 में ये चेंज लाया है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जो 31 मार्च 2023 से पहले इनकॉर्पोरेट होना है वो ही कंसेशनल टैक्स रेजिम का बेनिफिट उठा सकते हैं। उनके लिए ये टाइम लिमिट बढ़ा दिया है, अब 31 मार्च 2024 कर दिया गया है। नेक्स्ट जो है वर्चुअल डिजिटल एसेट, इसको टैक्सेशन के दायरे में लेकर आ गए हैं और डिफाइन कर दिया है कि क्या टैक्स रेट लगेगा। अगर आप वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में डील करते हैं और इनकम अर्न करिए तो आपको टैक्स 30% से देना पड़ेगा। बजट 2022 proposes to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%. No deduction in respect of any expenditure or allowance shall be allowed while computing such income except cost of acquisition. सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का ही डिडक्शन आप ले सकते हैं, इसके अलावा और कोई भी एक्सपेंडिचर या अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा फ्रॉम इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट। इसके बाद एक और चीज लाए हैं कि अगर आपको लॉस होता है फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट तो वो लॉस आप किसी अदर इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। ये भी एक स्पेक्यूलेटिव से रिलेटेड ही माना जाएगा। स्पेक्यूलेटिव में जो प्रोविजन फॉलो होते हैं बिल्कुल वैसे ही वर्चुअल डिजिटल एसेट में कर दिए हैं। लॉस आप किसी और इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। फर्दर इन ऑर्डर टू कैप्चर द ट्रांजैक्शन डिटेल, budget 2022 proposes to provide TDS on payment made in relation to transfer of virtual digital asset at the rate of 1% of such consideration above a monetary threshold. एक पर्टिकुलर मॉनेटरी थ्रेशोल्ड से ज्यादा का अगर पेमेंट हो रहा है तो उसमें टीडीएस एप्लीकेबल होगा 1% के हिसाब से। अगर कोई गिफ्ट करता है वर्चुअल डिजिटल एसेट तो जो रिसिपिएंट है उसको भी टैक्स लगेगा, तो गिफ्ट और वर्चुअल डिजिटल एसेट में भी टैक्स लगेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चेंज है बजट 2022 में और एक अपडेटेड रिटर्न से रिलेटेड है। फिर कुछ सरचार्ज को रैशनलाइज करा गया है, जैसे कि जब कंसोर्टियम की बात करते हैं कुछ कुछ प्रोविजन में कंसोर्टियम फॉर्म करना इंपॉर्टेंट होता है। कंसोर्टियम के जो मेंबर्स होते हैं जनरली कंपनीज होती हैं जो कि एओपी भी कहलाती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एंड जो ये एओपीज होती हैं इनमें जो सरचार्ज लगता है वो 37% तक लगता है। बट इंडिविजुअल जब कंपनी टैक्स देती है तो वो 37% से कम होता है। तो इसी को कैप करने के लिए जो एओपीज के ऊपर सरचार्ज इन केस ऑफ कंसोर्टियम बताया गया है 15%। तो बजट 2022 proposes to cap the surcharge of these AOPs at 15%. नेक्स्ट जो सरचार्ज में चेंज हुआ है वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से रिलेटेड। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, इसमें जो टैक्स लगता है वो 15% तक लगता है और बाकी के जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसमें अगर आप ग्रेड करें तो अप टू 37% तक टैक्स लगता है। तो बजट 2022 proposes to cap the surcharge on long term capital gain arising on transfer of any type of asset. कोई भी टाइप ऑफ एसेट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर अराइज होता है तो 15% से टैक्स लगेगा।
इसके बाद कुछ क्लेरिफिकेशन आए हैं, जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से रिलेटेड कुछ हाई कोर्ट ऑर्डर्स ने ये अलाउड एक्सपेंडिचर बताया था, पर इनकम टैक्स जैसे कि पर्सनल टैक्स माना जाता है एंड पर्सनल टैक्स या पर्सनल एक्सपेंडिचर डिसअलाउड होते हैं बिजनेस इनकम के अगेंस्ट। तो वैसे ही जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है उसको भी पर्सनल टैक्स ही माना गया है एंड वो भी डिसअलाउड होगा। अब ये प्रोविजन में भी ले आए हैं, तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज नॉट इन बिजनेस एक्सपेंडिचर, इट विल बी डिसअलाउड। Deterrence against tax evasion. Budget 2002 proposes to provide that no set-off of any loss shall be allowed against undisclosed income detected during search and survey operation. अगर आपके असेसमेंट या सर्च एंड सर्वे ऑपरेशन में कुछ अनडिस्क्लोज्ड इनकम आती है और उस पर टैक्स बनता है और आपके ऑलरेडी लॉसेस हैं, तो आप लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं अनडिस्क्लोज इनकम से। Rationalizing tedious provision. It has been noticed that as a business promotion strategy, there is a tendency on businesses to pass on benefit to their agents. Such benefits are taxable in the hands of agents. जब बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंडिचर्स होते हैं तो बिजनेसेस कुछ एजेंट्स को कमीशन देते हैं या फिर कुछ पास ऑन बेनिफिट्स देते हैं एंड जो पास ऑन बेनिफिट्स है वो एजेंट के हाथ में टैक्सेबल होते हैं। तो इन्हीं ट्रांजैक्शन को ट्रेस करने के लिए इसमें टीडीएस प्रोविजन अप्लाई कर दिया गया है कि अगर ये बेनिफिट्स 20,000 के ऊपर है तो टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए, टैक्स डिडक्ट होना चाहिए। बिजनेसेस को टैक्स डिडक्ट करना है अगर वो एजेंट को 20,000 से ज्यादा का बेनिफिट ड्यूरिंग योर फाइनेंशियल ईयर प्रोवाइड करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट चेंजेस थे जो बजट 2022 से रिलेटेड है। इसका जो डिटेल वर्जन है एज पर फाइनेंस बिल, ये मैं इससे रिलेटेड सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगी एंड ऑल्सो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या चेंजेस है ये भी मैं सेपरेट वीडियो में करूंगी। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।